हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आपका फिजिक्स टीचर और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन सीरीज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉ पर बेस्ड। इसमें कुछ पार्ट थ्योरी के और भी हैं, जैसे कि फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। उसके साथ साथ जो हमने पिछली बार मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था, उसके भी कुछ एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएंगे। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम कुछ बैलेंस्ड मोशन या फिर जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं इसके बारे में भी देखेंगे, जहाँ पर हम पास्कल्स लॉ और ऐसे वेट अटैच टू अ स्ट्रिंग जो कि एक पुल्ली पर हो, ऐसे कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं वहाँ पर जो कि जेईई में आते हैं, वैसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है, ये पहला सवाल है फ्रिक्शन से रिलेटेड, लेकिन ये बहुत आसान सा है। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था तीनों लॉ में कि काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के लिए एक जैसा ही फॉर्मूला था, बट एक में स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है और एक में डायरेक्टली इक्वल टू है। इसका मतलब हम दो फार्मूलाज लिख लेते हैं पहले कि एक अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए देखूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो चीज़ हो जाती है कि जब कोई भी चीज़ स्लाइड हो रही है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन को लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसीलिए इसे बोला जाता है क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में आने से जो उसके ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो ये काइनेटिक फ्रिक्शन शो करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ दैट काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि 1 या उससे नीचे हो सकता है। तो एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लिखते हैं Fk, और Fk इज इक्वल्स टू म्यू के और n, और ये जो n है ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जनरली ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से mg के बराबर होता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि एक प्लेन पर चल रहा है और उस प्लेन का कोई इंक्लाइंड एंगल ना हो, जैसे हमने बैंकिंग ऑफ रोड में देखा था, तो अगर इंक्लाइंड एंगल ना हो तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा mg को इक्वेट करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे से और इक्वल एंड अपोजिट भी होंगे। इसी वजह से जो n है वो हमेशा वेट के बराबर होता है, जो कि mg हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और यहाँ पर जो ये म्यू के है ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वैसे ही एक और चीज़ है इसमें जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये रुकी हुई चीज़ों के बारे में है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल प्लेन सरफेस पर रुका हुआ है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स उसे कितना चाहिए, जिसे हम इम्पेंडिंग फोर्सेस भी कहते हैं, कि ये मोशन में आ सके। और उसे मोशन में आने से कौन रेजिस्ट करेगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए यहाँ पर जो Fs होगा, Fs ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस n हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर Fs मिनिमम की बात करूँ तो ये इज इक्वल टू म्यू एस n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इसके अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसके थ्योरी भी हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में, और भी ऐसी सारी कुछ चीज़ें। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हो सकती हैं। कि क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट द टाइम टेकन बाय अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। जैसे हमने वेल में, जो कि हमारा ये था वेल ऑफ डेथ या फिर स्पीयर ऑफ डेथ या फिर जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमारे सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर के वक्त। तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो फ्रिक्शन है अगर वो ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा रफ सरफेस है, जो कि इम्पॉर्टेंट है स्पीड को बढ़ाने के लिए जब एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। लेकिन जब हम वेल ऑफ डेथ में जाते हैं तो वो चीज़ उल्टी हो जाती है। मतलब जब स्मूथ सरफेस होगा तब हमें वेलोसिटी को ज़्यादा रखना है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के 90 डिग्री पर काम करती है। कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अंदर की तरफ होता है जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसे एक बार रिकॉल कर लीजिए, जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वो वीडियोस को चेकआउट करें, उसके बाद ये बहुत ही आसान सा हो जाएगा आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो हैं पिछले एडवांस में पूछे गए हैं 4-5 सालों में, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए कि विद द हॉरिजॉन्टल इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू ट्रैवल ऑन अ स्मूथ प्लेन, मतलब टाइम के लिए n दिया है ट्वाइस, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 2 है।
दूसरी चीज़ ये है कि इंक्लाइंड एंड सम डिस्टेंस देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए यहाँ पर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हमें एंगल दे दिया है 45 डिग्री। यहाँ पर ये चेंज होकर हो जाएगा कि जो हमारा म्यू के है, ये म्यू के होता है tan थीटा 1 - 1 डिवाइड बाई n का स्क्वायर। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है म्यू के लिए, जो कि एंगल पर डिपेंड करता है। और वो जो पिछला वाला प्रीवियस फार्मूला था वो विदाउट एंगल था, जब हम एक प्लेन रोड पर जाएंगे जो कि इंक्लाइंड नहीं है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर अब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होगा वो होगा tan 45 डिग्री 1 - 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा म्यू के इज इक्वल्स टू tan 45 होता है 1, और ये हो जाएगा 1 - 1 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा म्यू के इज इक्वल्स टू 4 - 1 डिवाइड बाई 4, जो कि होगा 3 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 0.75। इसका मतलब जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.75 आ रहा है। ठीक, बहुत ही बेसिक आसान सा सवाल। इसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं जब हमें एंगल को और बढ़ा दिया जाए। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे, जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, tan 45 90 डिग्री tan 45 1 होता है। तो जैसे tan का एंगल हम बढ़ाएंगे 60 डिग्री पहुँचाएंगे, 90 डिग्री पहुँचाएंगे, तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब कि हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा जब जब हम इस एंगल को और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमें ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगी और वो उस एक्सेलरेशन को फेवर करेगी। जैसे कि हम एक रिलेटिव मोशन में एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा किसी चीज़ का उतना ज़्यादा उसका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक, हम अगला सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड। जो अगला सवाल है वो है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट ऑन अ फ्लोर। तो एक फ्लोर बना लेते हैं। सबसे पहले एक फ्लोर है जिस पर एक मास है जो कि 2 किलो का है। ठीक, तो m इज इक्वल्स टू 2 kg हो जाएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर इज, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस जो है वो यहाँ पे 0.54 के बराबर दिया है, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है 2.8 न्यूटन का। तो इसको हिलाने के लिए इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है जो कि 2.8 न्यूटन का है। इसे हम कहेंगे एफ नेट फोर्स, उसे हिलाने के लिए। नेट इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है किसी भी चीज़ को अपने पोजीशन से मूव करने के लिए, जैसे हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में देखा था F इज इक्वल्स टू mg। तो ये नेट इसीलिए है कि उस फोर्स को हम माइनस करेंगे जितना एक्चुअली फोर्स लगाया गया था उससे, तो इसी वजह से ये होगा F नेट। अब यहाँ पे है व्हाट शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो यहाँ पर जो ये F नेट है ये पूरी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया है स्टूडेंट्स को, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए, इसका मतलब Fs चाहिए, और Fs क्या होता है, म्यू एस n के बराबर होता है, और हमने देखा n क्या होता है, m इंटू जी होता है। यहाँ पे ग्रेविटी बोला है 10 यूज़ करने के लिए, इसका मतलब जो ये Fs है ये हो जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाई m जो कि है 2 किलो, और मल्टीप्लाई बाई g जो कि है 10। तो अब Fs क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाई 20। इसका मतलब ये हो जाएगा Fs इज इक्वल्स टू 0.54 और 0.54, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 1, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक और 0 लगाते हैं तो 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है 1.8 के बराबर। ठीक, तो 1.8 नहीं, सॉरी 1.08 के बराबर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 20 है, तो हम इसे ऐसे करेंगे कि ये हो जाएगा 10.8 न्यूटन। इसका मतलब जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा 10.8 न्यूटन्स के बराबर।
इसका मतलब कि ये जो एफ नेट है इसमें अगर हम इसको ऐड करें तो उतना एक्चुअल फोर्स लगाया गया है वहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअल फोर्स अगर हमें पूछा है तो यहाँ पर एफ एक्चुअल जो हो जाएगा, एक्चुअली कितना फोर्स लगाया गया था उसको हिलाने के लिए, तो वो होगा 10.8 प्लस 2.8 जो कि हो जाएगा 12 प्लस 1.6 जो कि हो जाएगा 13.6 न्यूटन। इसका मतलब 13.6 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, जिसमें से फ्रिक्शनल फोर्स 10.8 न्यूटन का है और जो बचा हुआ रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा 2.8 न्यूटन का। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल जो कि रिलेटेड है पिछले सवाल से, ठीक। तो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल थोड़ा सा इम्पल्स वगैरह से रिलेटेड है। देखते हैं कि 1000 स्मॉल बॉल्स इन्होंने यूज़ किए हैं, 1000 नहीं 10,000। तो यहाँ पे सबसे पहले तो n का वैल्यू 10⁴ ले लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या दी है, ईच वेइंग 1 kg, ओके। स्ट्राइक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑफ एरिया पर सेकेंड। एरिया दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी है 100 मीटर्स पर सेकेंड का इन अ नॉर्मल डायरेक्शन एंड रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस विल बी। रिबाउंड, सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। हमने जब इम्पल्स देखा था वो इम्पल्स क्या था, इम्पल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जिस इम्पल्स को हम फोर्स इनटू टाइम भी लिखते हैं और चेंज इन मोमेंटम भी लिखते हैं। इसका मतलब अगर कोई बॉल नॉर्मल डायरेक्शन से यहाँ जाके यहाँ वापस आ जाए, इसका मतलब कि एम वी माइनस ऑफ माइनस एम यू हो जाएगा। इसका मतलब एम वी प्लस एम यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी। इसका मतलब कि यहाँ पर m कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा v प्लस वी जो कि हो जाएगा 2v। तो यहाँ पर सीधी सीधी चीज़ ये हो जाती है कि जब भी कोई भी चीज़ सेम वेलोसिटी या अपने इनिशियल वेलोसिटी से रिबाउंड होती है तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज होगा मोमेंटम का, और मैग्नीट्यूड एक जैसा रहने वाला है। इसका मतलब ये बॉल जब रिबाउंड हो रहा है तो 10,000 बॉल्स रिबाउंड हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पल्स क्या हो जाएगा, हमें ढूंढना क्या है, प्रेशर ढूंढना है। प्रेशर क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और फोर्स है हमारा, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हमको दिया नहीं है, इसे हम ऐसे लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। हमारे पास मास तो है वो लगभग 10,000 हो जाएगा क्योंकि एक ग्राम का है, बट एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, या तो हम एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके, या फिर हम इम्पल्स भी ढूंढ सकते हैं। तो हमने फोर्स के लिए देखा था कि जो फोर्स है, फोर्स डिवाइड बाय टाइम, ये होता है हमारा मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फोर्स डिवाइड बाय टाइम को मोमेंटम करेंगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, और यहाँ पर ये हो जाएगा एम वी माइनस ऑफ माइनस एम वी डिवाइड बाय एरिया, और देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम वी डिवाइड बाय एरिया, और ये हो जाएगा 2mv डिवाइड बाय एरिया। तो ये एक बॉल के लिए, हमारे पास 10,000 बॉल्स हैं, तो फॉर 10,000 बॉल्स क्या हो जाएगा, प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × nmv डिवाइड बाय एरिया, और ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय मास 1 ग्राम का है जो कि 10⁻³ kg होगा, और वेलोसिटी है 100 की, और ये डिवाइड बाय एरिया जो कि 10⁻⁻⁴ है। तो 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻3, इसे और इसे अगर हम काट देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10⁻1 जो कि ऊपर जाकर 10⁻5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 × 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 जो कि हो जाएगा 200 × 10⁻5, मतलब इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इतना ही
पास्कल। तो प्रेशर के लिए हम दो एसआई यूनिट यूज़ कर सकते हैं, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। वैसे और भी चीज़ें होती हैं, प्रेशर के लिए बार भी यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेयर भी यूज़ किया जाता है। वो सब हम देखेंगे जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स देखेंगे, जिसमें हम यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी वगैरह को डिस्कस करेंगे। तब आप लोगों को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि उसे चेंज कैसे करना है, कन्वर्जन रेट, जो कि आप सभी ने आई थिंक पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। तो ये रहा इस सवाल का जवाब, जो कि प्रेशर है 2 × 10⁻⁷ या फिर 200 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पर अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा है कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम का है, which is moving 300 meters per second, hit a block of ice of mass 5 kg and drop dead, मतलब रुक गया वो। The velocity of ice, ये मोमेंटम का सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आएगा कोलिजन, और इस कोलिजन से रिलेटेड जो थ्योरी है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बेसिक, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन होता है वो कोलिजन, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से वर्क, पावर एंड एनर्जी में दिया है। सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल कि इलास्टिक और इनइलास्टिक दो टाइप के कोलिजन होते हैं। जो इलास्टिक कोलिजन होता है उस हिसाब से जो हमारा टोटल मोमेंटम है हर बार एक जैसा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और टोटल एनर्जी भी हमेशा एक जैसा होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हर बार कंजर्व हो रही है, पहले भी और बाद में भी। लेकिन जब हम इनइलास्टिक कोलिजन देखेंगे, यहाँ पर वो बदलाव नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या है कि जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व होता है, ये याद रखिए। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, वो चेंज नहीं होता। और जो यहाँ पर एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो कंजर्व नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जब कोई चीज़ टकराती है जिसके पास वेलोसिटी नहीं है, और अगर इलास्टिक कोलिजन हो, इसका मतलब जो चीज़ पहले मूवमेंट में थी वो रुक जाएगी, और जो चीज़ रुकी हुई है उसको अपना वो वेलोसिटी देती है। लेकिन उस पर मास भी डिपेंड करता है, क्योंकि मास अलग अलग है, इस आइस का और इस जो बुलेट है उस चीज़ का। हम इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले कि मास ऑफ बुलेट कितना दिया है। मास ऑफ बुलेट दिया है 10 ग्राम का। अगर इस 10 ग्राम को मैं चेंज करूँ तो 10 × 10⁻³ kg इतना हो जाएगा। और जो मास है ब्लॉक आइस का वो है 5 किलो का। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो है 300। इसका मतलब जो v1 दिया है वो 300 मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमको v2 को ढूंढना है। सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक, इसके लिए एक स्टेटमेंट भी है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए। स्टेटमेंट ये है कि इन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, बस कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, वो कोलिजन कोई भी हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, कुछ भी हो। इसी वजह से जब हम किसी गैस को गर्म करेंगे कंटेनर में रखकर और उसके इलेक्ट्रॉन एक साथ टकराते हैं, अगर वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व ना हो तो उसका रैंडम मोशन बंद हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से समझाया है आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन में। ठीक, यहाँ पर इसका जो जवाब है वो है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 ले लेते हैं पहले, फाइनल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम। तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इनिशियल और ये फाइनल। यहाँ पे थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ये है हमारा u1 बुलेट के लिए। बुलेट के लिए हमारा v1 क्या होने वाला है, v1 हो जाएगा बुलेट के लिए 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि बुलेट वहाँ पर जाकर रुक गई है, लिखा है ड्रॉप डेड। और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है आइस की वो रुकी हुई है, इसका मतलब वो भी 0 है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो होगी आइस की v2 वो 0 नहीं होगी, तो हमें यही ढूंढना है। तो m1 क्या है,
10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय हमारा U1 क्या है, हमारा U1 है 300 प्लस हमारा M2 है 5 किलो का और हमारा U2 है 0। इसका मतलब ये M1 अब हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस M2 है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय V2। अब ये टर्म 0 है और ये टर्म 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3000 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 5 V2। इसे हम 3 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब जो हमारा V2 है ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 3000 इंटू 10⁻³ तो 3 डिवाइड बाई 5, तो हमारा V2 जो है वो हो जाएगा, बहुत कम वेलोसिटी है इसको दे पाएगा क्योंकि ये सिर्फ 10 ग्राम का था और वो 5 किलो का है, तो बहुत मेजर डिफरेंस है इसके मास में। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। तो मोमेंटम में तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मास, एक होता है वेलोसिटी। इसका मोमेंटम इसके वेलोसिटी की वजह से था बुलेट का, क्योंकि उसके पास मास छोटा है, लेकिन जो बड़ी चीज़ है उसके पास मास बड़ा है तो उसका वेलोसिटी कम होगा, तो उसका मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा उतने में ही। तो 3 डिवाइड बाई 5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जो आइस है उसके लिए वेलोसिटी हो जाएगी 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत ही आसान सा सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम, इसी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ सवाल है। अब यहाँ पे एक रॉकेट के बारे में दिया है सबसे पहले कि एक रॉकेट है जो कि क्या कर रहा है, अ रॉकेट ऑफ मास 100 किलो का रॉकेट है और 0.1 kg ऑफ फ्यूल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है एक्चुअली, ये अलग अलग है कि यहाँ पे 100 किलो का रॉकेट है तो मास ऑफ रॉकेट लिख लेते हैं mr हो जाएगा 100 किलो। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि 0.1 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड वो यूज़ हो रहा है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज 1 किलोमीटर्स पर सेकेंड देन इट्स लिफ्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन पूछा है। अगर एक रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा है इसका मतलब mg नीचे की तरफ होगा, साथ में फोर्स भी नीचे की तरफ ही होगा ना, फोर्स भी नीचे की तरफ ही लगाएगा जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, तभी तो ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स माइनस m इंटू जी। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है इसके लिए, इस कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर 0.1 kg ऑफ फ्यूल जो है वो पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इस एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, और मैं इस f को लिखूँगा v m डिवाइड बाई t। अब ये फोर्स यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैस का दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड का, तो क्योंकि ये किलोमीटर पर सेकेंड है तो सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी है यहाँ पर 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 मीटर्स, मतलब 10⁻³ इतना मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे दिया है इतना मास यूज़ हो रहा है ना पर सेकेंड, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो अगर मैं 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगा इसका मतलब मैं 10% चाहता हूँ उसका, तो 10% कितना हो जाएगा 1000 के लिए 100। इसका मतलब फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है, बहुत छोटा फोर्स है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ना चाहता है तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि उसे जो फोर्स चाहिए ऊपर उड़ने के लिए वो डाउनवर्ड फोर्स और उसके मास के डिफरेंस के बराबर होगा एक्चुअली। ठीक है, तो हम यहाँ पर फोर्स रखेंगे 100 न्यूटन का, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, रॉकेट का मास कितना है 100 किलो, तो मास ऑफ अ रॉकेट इज 100 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन चाहिए और फोर्स हो जाएगा 100 माइनस मास है 100 और ग्रेविटी कितनी है। अगर हम यहाँ पर ग्रेविटी को 10 यूज़ करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन भी उसी फॉर्म में आएगा नेट के हिसाब से।
तो अगर यहाँ पर वैल्यू दी हुई है ग्रेविटी की तो हम यूज़ करेंगे, नहीं तो उसको हम ज़ीरो मान सकते हैं, क्योंकि नेट में वैसे भी तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो मैं एक बार निकाल कर दिखाता हूँ आपको कि हम ग्रेविटी यूज़ करेंगे तो भी और ग्रेविटी ना यूज़ करें तो भी आंसर में फ़र्क आएगा, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शनल फ़र्क होगा कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ क्वालिटेटिव चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर अगर ज़ीरो मानते हैं सपोज, तो ज़ीरो मान के क्या हो जाएगा, 100 a इज इक्वल्स टू 100, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है वो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 जो कि हो जाएगा 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो सकता है एक चीज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसे ग्रेविटी को 10 मानूँ तो ये हो जाएगा 100 a इज इक्वल्स टू 100 माइनस 1000, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाई 100। तो ये माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ पर अब एक्सेलरेशन लग रहा है -9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। ये जो एक्सेलरेशन है ये हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी शो कर रहा है, जब ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है तो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है कि आंसर्स किस हिसाब से चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी और नॉट, तो आप उस हिसाब से ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, और कि यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। और सॉरी देखिए, इसमें बदलाव करते हैं हम थोड़ा सा, कि थोड़ा सा चेंज क्या हो सकता है कि अब ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो ये 10 के बदले हम -10 लेंगे और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1000, मतलब कि 100 a इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1000, इसका मतलब 1100। ठीक है, और a इज इक्वल्स टू 1100 डिवाइड बाई 100, ये 1 और ये 11 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा 11 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन ये जो 11 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें से ग्रेविटी में 10 चला जाएगा, मतलब रिजल्टेंट कितना बचेगा, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए तो हम ग्रेविटी को 0 मान लेंगे। नहीं, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो भी चाहिए तो हम ग्रेविटी को 10 मानेंगे। तो एक्चुअली उस रॉकेट का एक्सेलरेशन इतना ही है जो वो लगा रहा है, लेकिन इसमें से 10 ग्रेविटी पर चला जाएगा, इसी वजह से रिजल्टेंट सिर्फ 1 मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इतना ही लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है, हॉकी। चलिए हॉकी खेलते हैं। अ हॉकी प्लेयर रिसीव्स अ कॉर्नर शॉट एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। सबसे पहले तो वेलोसिटी दी है, लिख लेते हैं 15 मीटर्स पर सेकेंड का। दूसरी चीज़, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, with y-axis and then shoots the ball of mass 100 ग्राम, ओके, मास 100 ग्राम का है, इसका मतलब 100 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, इसका मतलब 0.1 kg हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव x एक्सिस विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। दो स्पीड दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं। इसका v2 हो जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड का। इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉकी स्टिक फॉर 0.1 सेकेंड, द फोर्स imparted to the ball in the x डायरेक्शन इज, x और y दो डायरेक्शन के लिए दिया है 30 डिग्री पर। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इम्पल्स के फॉर्म में लें तो यहाँ पे टोटल फोर्स इम्पार्टेड कितना हो जाएगा। टोटल फोर्स इम्पार्टेड हो जाएगा, एक तो मास इंटू वेलोसिटी, दूसरा हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। ऐसा होता क्यों है, देखिए जब हमने ये वाली चीज़ देखी थी कि ऐसे रिबाउंड हो रहा है, ऐसे जब वो रिबाउंड हुआ था तो वहाँ पे 2 mv था, लेकिन यहाँ पर वो एक एंगल मेंटेन करके रिबाउंड हो रहा है और वो है 30 डिग्री का। और अगर ये 30 डिग्री हम कंसीडर करें तो यहाँ पे ये रिबाउंड होगा, तो यहाँ पर जो टोटल इम्पल्स बनेगा वो कितना हो जाएगा,
क्योंकि फोर्स डिवाइड बाय टाइम ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम, और देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस हिसाब से ये हो जाएगा टोटल फोर्स इम्पार्टेड जो है हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी प्लस 2 मास इंटू वेलोसिटी साइन थीटा। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू मास, 100 ग्राम का बॉल है, ठीक, शॉट अ बॉल, और शुरुआत में रिसीव्स a corner shot at a speed of 25 meters at an angle of 30 degree with y-axis, then shots the ball of mass 100 gram along the negative x-axis and the speed of 30 meters per second. If it remains in contact with the hockey stick for 0.01 seconds, the force imparted to the ball in the x direction is, देखते हैं। तो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा 100 का, इसे मिला शुरुआत में 15 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे कि ये 100 है, इसने इसे मारा 30 मीटर्स पर सेकेंड से, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब फोर्स हो जाएगा यहाँ पर 3000 प्लस 200 इंटू 15 टू द 30, ये भी हो जाएगा 3000 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 0 और हाफ, साइन 30 हाफ होता है, इसका मतलब ये 1500 हो जाएगा। इसका मतलब जो फोर्स है वो है 3000 प्लस 1500, इसका मतलब ये हो जाएगा जो F है वो है 4500 न्यूटन का, मतलब 4500 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है उस बॉल पर। ठीक, तो ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं जहाँ पर रीबाउंड एट एन एंगल भी दिया हो। ऐसा एक सवाल एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी है जहाँ पर हमने इस दोनों अलग अलग वेरिएशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा है। इसका मतलब हम थोड़ा सा डेराइव करेंगे फॉर्मूला एक्चुअली आता कहाँ से है। जैसे हमने पिछली बार निकाला था कि mv और mv प्लस हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी होता है, एक mv साइन थीटा दूसरा mv साइन थीटा ऐड हो जाता है, माइनस ऑफ माइनस, इसी वजह से वो 2mv साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सवाल का जवाब है 4500 मीटर्स। अब अगला सवाल है कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास दिया हुआ है 0.25 kg का। तो मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज 0.25 kg विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड और वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड की। तो वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक, कोलाइड विद अ बैट एंड रिटर्न्स विद द सेम स्पीड विद इन 0.1 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बैट। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बैट पूछा है, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि सेम स्पीड बोला है, चेंज इन टाइम बोला है लेकिन 0.01 सेकेंड के लिए, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बैट चाहिए यहाँ पर हम मान लेते हैं सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय टाइम, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं फोर्स चाहता हूँ तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक, सॉरी डिवाइड कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई ft, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर पहले ऐसे ही रखते हैं कि f ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा कि f ऑफ t है 0.1, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू p, तो p2 माइनस p1 हो जाएगा और ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1 हो जाएगा 2mv, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं और कोलिजन वैसे ही हुआ है, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 0.01, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ बॉल जो कि है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 0.01। इस हिसाब से जो हमारा फोर्स है वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइड बाय 0.01। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मीन्स 25% ऑफ 20, जो कि हो जाएगा 5, और 5 डिवाइड बाय 0.01,
1 चाहिए। 0.01 मतलब 10⁻⁻²। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा फोर्स का 5 × 10⁻² न्यूटन का। इसका मतलब जो यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है ये है 500 न्यूटन का, मतलब यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स हम लगाएंगे इस बॉल पर। ठीक है, तो यहाँ पिछला वाला सवाल और ये वाले सवाल में बस एक ही फ़र्क है कि वहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। आधा सवाल उसका एक जैसा ही है क्योंकि ये तो हमने वहाँ पर भी यूज़ किया ना, तो आधा सवाल एक जैसा है और आधा सवाल अलग है। ठीक, तो हम देखते हैं अब अगला सवाल क्या है इसमें। यहाँ पे दिया है कि एक स्टेशनरी बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हो रहा है 3 अलग अलग पीसेस में। एक पीस है जो 2 किलो का है और वेलोसिटी 8 है और राइट एंगल पर जा रहा है, राइट एंगल में 90 डिग्री पर। टू दी अदर पीस ऑफ मास 1 kg मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 12 और इफ द मास ऑफ द थर्ड पीस 0.5 है देन इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब इसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एक सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ से फटा वो एक इस तरफ गया होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये P1, ये P2 और ये P3 जो कि रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये है M1 V1, इसको ले लेते हैं M2 और V2। यहाँ पे पहले पार्टिकल के लिए M1 कितना है, जो पहला पार्टिकल है वो 2 किलो का है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर्स पर सेकेंड की। ठीक, और राइट एंगल इसका मतलब थीटा जो है हमारा वो 90 डिग्री का है। तो थीटा अगर 90 डिग्री का है तो हम अगला वाला देख लेते हैं कि दूसरा जो पीस है हमारा उसके लिए मास हो जाएगा 1 किलो का और जो उसके लिए वेलोसिटी हो जाएगी वो वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर्स पर सेकेंड का। ठीक है, इफ द मास ऑफ द थर्ड पीस इज, तीसरा मास दिया है तो इसको सिर्फ m लिख लेते हैं थर्ड के लिए और यह है 0.5 kg का और उसका हमें मोमेंटम निकालना, मोमेंटम कह रहा हूँ, वेलोसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमें मोमेंटम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमने मोशन इन 2 डायमेंशन में देखा था रिजल्टेंट क्या होता है वो r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। हमने देखा था जब एंगल 0 होगा तब मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। यहाँ पे एंगल 90 है, इसका मतलब cos 90 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म ही चला गया, मतलब ये चेंज होकर हो जाएगा r = √a² + b² और यहाँ पर a क्या है, यहाँ पे a P1 हो जाएगा, b P2 हो जाएगा और r P3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से P3 = √P1² + P2²। तो अब P1 और P2 तो है नहीं हमारे पास, लेकिन मास और वेलोसिटी है, तो P1 क्या हो जाएगा 2 × 8 जो कि हो जाएगा 16 का स्क्वायर और वैसे ही P2 क्या हो जाएगा 1 × 12 जो कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस 12 के लिए स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 इसमें 200 और ये हो जाएगा लगभग 340 के आसपास। ठीक, 340। अब 340 का तो एग्जैक्ट रूट होता नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा 340 जो कि लगभग हो जाएगा, अगर हम करें तो 2 और ये हो जाएगा फिर 2 × 2 हाँ 2 7 और 0 फिर 2 है हो जाएगा और ये फिर से हो जाएगा 50 और 35 85 फिर हो जाएगा 5 5 × 5 5 7 35 और 17। इसका मतलब है कि 2 बाहर आएगा और ये √17 × 5 यहाँ पर बचा रहेगा 17 × 5। तो 16 × 16 एक मिनट, कैलकुलेशन एरर है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। इसको चेंज करना पड़ेगा और ये हो जाएगा सॉरी कि यहाँ पर जो P3 है यह है √P1² + P2² और ये चेंज होकर हो जाएगा 256 + 144
और ये चेंज होकर हो जाएगा 260 300 और यहाँ पर हो जाएगा 400। इसका मतलब P3 जो है हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, 20। मोमेंटम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, नहीं kg मीटर पर सेकेंड सिर्फ। तो मोमेंटम है 20 kg मीटर पर सेकेंड P3 के लिए, हमें v का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा P3 इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और P3 हमारा 20 और m कितना है, m है 0.5 का, और वेलोसिटी हमें चाहिए। देयरफॉर v जो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.5, ये बंदा और ये 40 था। इसका मतलब जो वेलोसिटी है तीसरे पार्टिकल की वो है 40 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पर वेलोसिटी है तीसरी चीज़ की। यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है इस वाली चीज़ में कि एक बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड होगा, ये भी वही है कि एक बॉम्ब है एक्सप्लोड हो रहा है 3 पीसेस में, लेकिन वहाँ पर हमें एक प्रोजेक्टाइल भी यूज़ करना पड़ता है। ये तो सिर्फ मोमेंटम वाला क्वेश्चन था, तो प्रोजेक्टाइल से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन देखे भी थे जेई वाले सीरीज़ में, लेकिन और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए उस पर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को भी कंसिडर करेंगे। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं हम। ठीक, और अगला सवाल है यहाँ पर कि अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन act on a 0.5 kg steel ball as a result of a collision lasting 25 milliseconds if the force is in a direction opposite to the initial velocity of 14, then the final speed of the steel ball would be। फाइनल वेलोसिटी चाहिए यहाँ पर स्टील बॉल की। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, इस वजह से फोर्स टाइम और चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। यहाँ पे सबसे पहले फोर्स कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 1200 न्यूटन जो है वो माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा माइनस एम वी बार माइनस एम वी। ये हम फाइनल के लिए ले रहे हैं और ये इनिशियल के लिए ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर फाइनल स्पीड चाहिए। मैं पे लिख देता हूँ वी डैश जो है हमारा ये फाइनल है, और जो हमारा वी है ये हो जाएगा हमारा इनिशियल। ठीक, तो माइनस 1200 और T2 माइनस T1, तो चेंज इन टाइम कितना दिया है 25 मिली सेकेंड का, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, जो कि हो जाएगा माइनस मास कितना है यहाँ पर 0.5 kg का। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा एम वी बार प्लस एम वी। ठीक, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1225 इंटू 10⁻⁻3, मतलब इज इक्वल्स टू एम को कॉमन लेकर वी बार प्लस वी, ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा बदल सकते हैं। यहाँ पर जो m है उसका वैल्यू कितना है, आधा किलो का, तो m जो है वो है 0.5 kg का। अगर मैं 0.5 यहाँ लाकर डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल्स टू 0.5, और v डैश प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 14 मीटर्स पर सेकेंड का, तो v है 14, और ये इसके बाद आकर डिवाइड होगा यहाँ से, मतलब 1200 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल्स टू v डैश प्लस 14 और डिवाइड बाय 0.5, ये बंदा, और ये हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू -3। ठीक, ये -14 इज इक्वल्स टू वी बार, ऐसी चीज़ है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये है 2.4 प्लस 25 माइनस 14 इज इक्वल्स टू वी बार, देयरफॉर ये हो जाएगा 27.4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू वी डैश। देयरफॉर जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 14 और 27, 6 और 7, 6 6 12 1 13, 13.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो 13.4 मीटर पर सेकेंड का हमारा फाइनल स्पीड होगा उस ऑब्जेक्ट का कोलिजन के बाद, उस स्टील बॉल का। ठीक, बस यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फोर्स है ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखा है फोर्स इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी,
और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि अपोजिट वेलोसिटी है, तो हमने ये चीज़ पिछली बार भी देखी थी कि जब हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम देखते हैं तो हम माइनस ऑफ माइनस देखते हैं, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, जिसमें से हमने माइनस को कॉमन लेकर काट दिया। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ यही है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये तो बस सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो यहाँ पर कोलिजन से बहुत सारे सवाल देख रहे हैं हम, तो कोलिजन से रिलेटेड एक स्पेशल सीरीज़ भी मैं लेकर आऊँगा, जिसमें हम उसके थ्योरी और कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं क्लोज सिस्टम के बारे में, जो कि पास्कल लॉ से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ के बाद हम वो डिस्कस करते हैं। देखते हैं अगला सवाल, जो कि इस क्वेश्चन सीरीज़ का आखिरी सवाल है। ये आखिरी सवाल क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी एक बॉल है जिसका मास है 0.2 kg का, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था ये कहाँ पर, वन डायमेंशनल मोशन में, जहाँ पर हम बॉल या तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, तो यहाँ पर हम मास लिख लेते हैं, मास है 0.2 kg का, और वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंका गया अप्लाइंग फोर्स बाय हैंड। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर, ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.2 मीटर का, हैंड उतना मूव हुआ, वाइल अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल गोज अप टू 2 मीटर हाई, ओके, फर्दर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें फोर्स ढूंढना है। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही थी तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो ma है वो F माइनस mg के बराबर है, क्योंकि हमें यहाँ पर फोर्स ढूंढना है, तो F जो है वो हमारा ma प्लस mg के बराबर हो जाएगा, जिसमें m कॉमन और ये हो जाएगा a प्लस g। ग्रेविटी कितना यूज़ करने को कहा है, 10। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा, और ये एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as होता है, बॉल ऊपर जाकर रुक जाएगा, ठीक, हम ऐसा मानते हैं बॉल ऊपर जाकर रुक जाएगा। तो यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें कुछ खास दिया नहीं है, कितना दिया है सिर्फ हमें, यहाँ पर एक्सेलरेशन तो नहीं दिया है एक्चुअली। यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास देखते हैं, मास दिया है, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, मूव 0.2 मीटर, ठीक है, एंड द ओके अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल गोज अप टू 2 मीटर हाइट, 2 मीटर ऊपर की तरफ गया हुआ है वो। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी 0 मानकर चलते हैं, तो ये चेंज होकर कितना होने वाला है, कि अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मान लीजिए कि v स्क्वायर जो है ये 0 है, मतलब हमारा फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0 है, तो v स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम u स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तो पहले हाथ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0.2 मीटर्स का, उसके बाद बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, टोटल 2.2 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो उस ग्रेविटी की वजह से है, तभी तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख लेंगे g जो कि है 10 मल्टीप्लाई बाई 2.2। इसका मतलब जो हमारा u स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 2.2 जो कि हो जाएगा 44। इसका मतलब जो हमारा u स्क्वायर है ये हमारा 44 मीटर्स पर सेकेंड। इसका रूट ले लेंगे हम। वैसे अगर हमें ये u मिल गया है, इससे हम एक्सेलरेशन ढूंढते हैं, ठीक, और वो एक्सेलरेशन हमारे पास टाइम तो है नहीं एक्चुअली, तो हम ये एक्सेलरेशन नहीं ढूंढ सकते हैं। सुनिए, ये ऐसा हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 2.2 रखूँ तो ये हो जाएगा u जो कि है 44 का रूट ऑफ 44 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर रिजल्टेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही थी, तो इसका निगेटिव एक्सेलरेशन उस पर लगेगा।
इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन ये है कि जितना लगाया जा रहा है वो प्लस यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो, जो हमने पिछली बार उस रॉकेट वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमने जब नेट एक्सेलरेशन निकाला था तो हमने ग्रेविटी को एक बार 0 मान लिया था और एक बार ग्रेविटी को 10 माना था। जब हम 0 मानते हैं तो हमें नेट एक्सेलरेशन मिलता है वहाँ पर, ठीक। तो अगर हम उस ग्रेविटी को 0 मानते हैं उस हिसाब से यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये फोर्स है ये चेंज होकर हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो कि है 1 मीटर्स पर सेकेंड का, और ग्रेविटी, वो ग्रेविटी कितना है 10 यूज़ करने के लिए कहा है। इसका मतलब जो फोर्स है वो हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, लगभग 2.2। तो 2.2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है उस बॉल पर, उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकने के लिए, ठीक। इसमें एक और वेरिएशन हो सकता है जब हम काइनेमेटिकल का पहला इक्वेशन v = u + at यूज़ करेंगे और उससे हम टाइम निकालेंगे। वैसे भी निकाला जा सकता है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप वैसे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इस क्वेश्चन सीरीज़ में इतना ही, और इससे रिलेटेड जो कुछ थ्योरी है हमारे पास, कौन सा, जो क्लोज्ड मास सिस्टम वाला, स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, जिससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सीरीज़ होंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद हम उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।